नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मॉन्स्टर क्लासेस। तो आपका स्वागत है क्लास 10th की साइंस की चैप्टर नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी में। यह इलेक्ट्रिसिटी की सेकंड पार्ट है। इससे पहले जो इसकी पार्ट आई थी फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी, फिर इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज क्या होता है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ओपन एंड क्लोज सर्किट, कूलॉम्स लॉ, ओम्स लॉ, उन सब के बारे में पार्ट 1 में मैंने डिस्कस कर चुका था। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए पार्ट 1 को, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से समझेंगे और एंड भी करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट पार्ट भी मैं लाऊंगा, थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो अब तक हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया था। ठीक है, तो ओम्स लॉ में हम लोग ने क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ क्या कहता था कि V इज इक्वल टू आई आर, यही पढ़ा था ना हम लोग ने। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यही पढ़ा था। तो करंट जो है, द करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ओम्स लॉ से यही पढ़ा था ना। इफ V इज इक्वल टू आई आर देन वी कैन राइट I इज इक्वल टू V अपॉन R, है ना। तो जितना इलेक्ट्रिक करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस कर ही चुका था। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है दोनों पे ही डिपेंडेंट है, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी हैव often use resistors in various combinations. We now therefore intend to see how Ohm's law can be applied to combination of resistors. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ये तो हम लोग सिंगल रेजिस्टर्स को लेकर कर रहे थे। ठीक है, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को लेकर करेंगे। तो देयर आर दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? resistors in series combination मतलब when resistors are joined from end to end it is called series resistor combination। जैसे कि इस फिगर में देखिए, इसमें तीन रेजिस्टर्स हैं, R1, R2 एंड R3। थ्री रेजिस्टर्स आर देयर और ये जो है तीनों रेजिस्टर एक दूसरे के साथ एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। ठीक है, और ये पूरा एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम है जिसमें वोल्ट मीटर जो है ऑब्वियसली हमेशा ही पैरेलल में कनेक्टेड होता है, एमीटर जो है वो भी सीरीज में क्योंकि एंड टू एंड कनेक्शन है। ठीक है, फिर इसमें बैटरी दी गई है, स्विच की है। ठीक है, और डायरेक्शन भी दिया गया है। तो आपको प्रैक्टिस करने होंगे ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सीरीज रेजिस्टर्स इन सीरीज में क्या होता है? तो इन दिस केस द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स इन द सिस्टम। मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस होगी पूरी सर्किट में, ठीक है, अगर टोटल रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर एस, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग कर रहे हैं तो आर एस से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आर एस जो है टोटल रेजिस्टेंस है, तो दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लेते हैं R1 हमारा 1 ओम का था, R2 जो था वो 2 ओम का था एंड R3 जो 3 ओम का था। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा जब सीरीज में कनेक्शन होगा? तो 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6 ओम। ठीक है, तो 6 ओम जो होगा टोटल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये मैं बस एक समझाने के लिए, अब ये जो आया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कैसे आता है तो वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो जब भी रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पूरे सर्किट में जब भी सीरीज में कनेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट विल रिमेन, मतलब वो सेम ही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि R1 में ज्यादा जा रहा है या R2 में कम जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, वो सब में सेम ही होगा करंट। ठीक है, मान लेते हैं सब में 3 एम्पियर करके ही जा रहा है। ठीक है, तो लेट हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं दैट लेट 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 गेट कनेक्टेड इन ए सीरीज।
ठीक है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई कितना है, दिस पॉइंट से एक्स और ये वाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो v है, टोटल इज v, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में जब कॉम्बिनेशन होता है, दो चीज इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, आई जो रहता है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वैरी करता है, पोटेंशियल डिफरेंस वैरी करेगा, मतलब R1 के लिए अलग होगा, R2 के लिए अलग होगा, R3 के लिए अलग होगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग है ना, तो इसीलिए होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 R2 R3 डिफरेंस है V1 V2 V3 से, ठीक है। तो हम लोग, तो ये तो है R1 के लिए रेजिस्टेंस, R2 के लिए सॉरी V1 जो है R1 का पोटेंशियल डिफरेंस है, V2 R2 के लिए है एंड V3 R3 के लिए, ठीक है। तो टोटल टोटल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटल potential difference that is capital V will be V1 plus V2 plus V3, है ना। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सर्किट डायग्राम V1 plus V2 plus V3, लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ दैट इज V इज इक्वल टू IR, है ना। तो यहाँ पर V1 क्या होगा, V1 विल बी व्हाट, IR1, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो सेम है। सिमिलरली V2 विल बी व्हाट, V2 विल बी IR2 एंड V3 विल बी IR3, ठीक है, यह होगा। फिर लेट टोटल रेजिस्टेंस कितना था, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग ने क्या मान के चला है, तो RS से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो देन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू व्हाट, IRS, है ना। तो V क्या है हमारा, V इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू RS, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो V के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, V के जगह हम लोग लिख सकते हैं कि IRS, ठीक है, एंड IRS की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, IRS के जगह हम लोग लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। RS तो यही है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो इसके जगह हम लोग रिप्लेस करेंगे, अब दोनों साइड में क्या होगा, I कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, टोटल रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है, तो जब रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी जस्ट सम ऑफ द ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, ठीक है। तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपको ये पता होना चाहिए, तो बहुत सारे आप इस तरह से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो when the resistors are connected in series, the current flowing through each resistor is same and is equal to the total current। ये तो मैंने बता दिया कि जब सीरीज में कॉम्बिनेशन होती है रेजिस्टर्स की तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगी वो सेम होगी, ठीक है, बट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट, बट इलेक्ट्रिक करंट विल बी सेम, ठीक है। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है और ये मेनली फॉर्मूला है जब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होगा। अब देख लेते हैं जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम होती है। तो इसमें देखिए कि रेजिस्टर जो है तीनों है वो पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, पैरेलली कनेक्टेड है, किस पॉइंट से, एक्स और वाई के पॉइंट में तीनों पैरेलली कनेक्टेड है। When the resistors are joined in parallel, the reciprocal of the total resistance of the system is equal to the reciprocal of the resistance of each resistor। मतलब क्या है, that is total resistance मान लेते हैं, जब parallel होता है हम लोग RP से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो reciprocal of total resistance मतलब 1/RP will be equal to each resistance का reciprocal, that is 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये होता है मेनली पैरेलल में। सीरीज में क्या होता है, जस्ट हम लोग उसमें ऐड कर देते थे, उसमें कोई भी रेसिप्रोकल नहीं था। ठीक है, लेकिन पैरेलल में रेसिप्रोकल होता है। तो अब ये रेसिप्रोकल कैसे आता है वो भी देख लीजिए। तो थ्री रेजिस्टर्स मैंने बता ही दिया, R1 R2 3 कनेक्टेड इन पैरेलल। सिमिलर बाकी सब सेम ही है, इसमें भी वोल्ट मीटर जो है पैरेलल में है और एमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। बैटरी है, स्विच की है, और इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको शो करना है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी डायग्राम। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक्स और वाई के बीच में जो है वो क्या है, V है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है जब भी रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, बट इलेक्ट्रिक करंट इज डिफरेंट। तो जस्ट क्या हो गया, ये सीरीज के जस्ट ऑपोजिट हो गया। सीरीज में क्या हो रहा था, सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट सेम था बट पोटेंशियल डिफरेंस वाज डिफरेंट। ठीक है, लेकिन पैरेलल में जब कनेक्शन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा एंड इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, और टोटल करंट जो है एक्स और वाई पॉइंट के बीच में आई फ्लो कर रहा था। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच रेजिस्टर्स क्या थे, वो था R1 फ्रॉम ईच रेजिस्टर होगा I1 I2 एंड I3 रेस्पेक्टिवली। R1 के लिए I1 होगा, R2 के लिए I2 एंड R3 के लिए I3। तो टोटल करंट थ्रू द पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा, वो एड अप हो जाएगा। आई जो होगा, आई होगा विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3। उसमें क्या हो रहा था सीरीज में, उसमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो इक्वल हो जा रहा था V1 प्लस V2 प्लस V3 के लिए। ठीक है, वो सीरीज के लिए था, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्योंकि डिफरेंट। ठीक है, तो और पोटेंशियल डिफरेंस तीनों ही रेजिस्टर्स के बीच में सेम ही रहता है। ठीक है, लेकिन सीरीज में क्या था, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ यही कहता है ना। तो I1 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू I1, मतलब I1 कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है, तो V बाई रेजिस्टर R1 हो जाएगा। ठीक है, I2 क्या हो जाएगा, I2 विल बी V बाई R2। सिमिलरली I3 विल बी V बाई R3। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस हम लोग मान चुके हैं कि टोटल जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो हम लोग आरपी मान मान के चल रहे हैं। ठीक है, thus we can say that I is equal to V by RP, है ना, टोटल। तो ये अब हम लोग ये सारे इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो V क्या लिख सकते हैं हम लोग, V को तो हम लोग इस इक्वेशन से क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू V बाई RP, है ना, V बाई RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, अब इसमें V को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई RP इज इक्वल टू V बाहर है। ठीक है, सिमिलरली इस तीनों में भी हम लोग राइट हैंड साइड में भी V कॉमन ले रहे तो क्या बचेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। दोनों साइड में क्या होगा, V एंड V कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बाई RP दैट इज टोटल रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल जो reciprocal of the total resistance is equal to the reciprocal of each resistors 1 by R1 by R2 plus 1 by R3। ठीक है, तो यही हमें निकालना था बेसिकली। तो पैरेलल में क्या हो जा रहा है, जस्ट रेसिप्रोकल हो जा रहा है। ठीक है, जस्ट रेसिप्रोकल हो जा रहा है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम एंड इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने पहले ही बता दिया था पोटेंशियल डिफरेंस जो है ईच रेजिस्टर्स में सेम होता है। द टोटल करंट थ्रू द सर्किट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। वो मैंने बता ही दिया किस तरह से किया जाता है। अब वेरी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है सीरीज वर्सेस पैरेलल। जैसे कि आप
आपको अगर पूछा जाए कि आपके हम लोग के जो घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं या कनेक्शन की जाती है वो किस तरह से होता है, वो सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है और क्यों होता है? तो घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है मेनली वो पैरेलल में होता है, ठीक है, वो पैरेलल में होता है। सीरीज में क्यों नहीं होता है? क्योंकि सीरीज में क्या होता है, करंट जो है वो सेम फ्लो करता है ना, करंट सीरीज में जो है वो सेम ही रहता है, वोल्टेज उसमें डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन हमारे घरों में क्या होता है, हमारे घरों में अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती है, बल्ब होते हैं, फैन होता है, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, फिर फ्रिज वगैरह, ये सब टीवी, लैपटॉप वगैरह जो भी है। सो हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए अलग अलग नीड है, उसके लिए अलग वोल्टेज नीड है ना। तो इसीलिए हम लोग जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं घरों में डोमेस्टिक पर्पस के लिए, उसमें हम लोग सीरीज का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। द करंट इज कांस्टेंट, सीरीज में करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। Thus, it is obviously impracticable to connect an electric bulb and an electric heater in a series, है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर को सेमी करंट देने से नहीं होगा ना, क्योंकि मे बी लेस इलेक्ट्रिसिटी, हम मान लीजिए 3 एम्पियर हम लोग ने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो मे बी इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कर जाए लेकिन इलेक्ट्रिक हीटर काम ना करे, क्योंकि उसको ज्यादा करंट की जरूरत है ना। बिकॉज दे नीड करेंट्स ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज टू ऑपरेट प्रॉपरली, है ना, सबको अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। इसीलिए पैरेलल में क्या होता है, करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है हर रेजिस्टर में। तो इसीलिए जो भी डोमेस्टिक पर्पस में हम लोग कनेक्शन किया जाता है वो पैरेलल में होता है, ठीक है। अनादर, ये तो इसीलिए ये एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। लेकिन अनादर मेजर डिसएडवांटेज सीरीज का क्या है, व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स। सीरीज में इसीलिए भी हम लोग नहीं करते, मतलब एक कंपोनेंट में अगर कोई फॉल्ट होगा तो इसके साथ साथ में जितने भी हम लोग अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं उसमें भी फॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है ना। On the other hand, parallel circuit divides the current through the electrical gadgets, ठीक है। तो पैरेलल जो है वो बेटर है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, वो इलेक्ट्रिक करंट को डिवाइड कर देता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स की डिमांड पे। टोटल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड, ये भी एक एडवांटेज है पैरेलल में कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो रेजिस्टेंस टोटल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने पैरेलल में क्या देखा, रेसिप्रोकल देखा है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, तो अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज्यादा फ्लो करेगा, है ना। तो ये तो ज्यादा अच्छा है। This is helpful particularly when each gadget have different resistance and require different current to operate, ठीक है। लेकिन अगर सेम है, सेम ही ऑब्जेक्ट हम लोग को या सेम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करना है जिसमें सेम इलेक्ट्रिक करंट की नीड है, तब हम लोग सीरीज में कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट नीड है तो उसमें आपको पैरेलल ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेजरली जो घरों में डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है उसमें हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो बेसिकली आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा डेली लाइफ में कि अगर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं लंबे समय के लिए, तो वो डिवाइसेस क्या होती है, वो हीट अप होने लगती है ना। जैसे पंखे पंखे हो गए, अगर पंखे लंबे समय से चल रहे हैं या आपके लैपटॉप मोबाइल बहुत ज़्यादा अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होने लगता है, तो उसमें हीटिंग इफेक्ट होने लगता है। तो ऐसा कोई ऐसा डिवाइस नहीं होगा जो हीटिंग ना हो, हीटिंग होता है लेकिन उसमें वैल्यू होता है, किसी में कम हीटिंग होता है लेकिन होता ज़रूर है, ठीक है। तो वो हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है, ठीक है। तो वी नो दैट बैटरी और ए सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ तो पढ़ी होगी कि एनर्जी का नीदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये तो पढ़ा ही होगा। तो जो हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो कहीं से तो आ रही है ना, किसी फॉर्म से एनर्जी से आ रही है, मे बी सोलर एनर्जी, मे बी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, या फिर जो जैसे हम लोग कोई रिमोट यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उसमें क्या है, उसमें बैटरी से एनर्जी आती है, मेन बैटरी रिचार्ज होती है
मोबाइल में बैटरी जो होती है वो रिचार्ज होती है। तो बैटरी बेसिकली क्या होता है, बैटरी में केमिकल्स होते हैं, है ना। तो केमिकल्स ही, जो केमिकल एनर्जी है वही कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। तो जब उस, जो हमारे मोबाइल्स में बैटरीज होते हैं वो क्या होता है, रिचार्जेबल होते हैं। जब उसको अगर हम लोग फिर से रिचार्ज करेंगे तो वो रिचार्ज हो जाएगी। ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी बैटरीज होते हैं जो रिचार्जेबल नहीं होती है, जैसे कि पेंसिल बैटरीज। ठीक है। पेंसिल बैटरी जो मिलती है वो एक बार उसके केमिकल अगर यूज अप हो जाए तो वो फिर से हम लोग उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे हैं जिससे हम लोग उसको रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वही केमिकल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है ना। The chemical reaction within the cells generate the potential difference between its two terminal and sets the electron in motion to flow the current। और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगी, कहीं पर हाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कहीं पे लो होगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेगा फ्रॉम हाई टू लो। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। यही बेसिक कंसेप्ट है। तो a part of the source of energy is maintaining the current may be consumed into useful work। जैसे कि some part of the energy जो है, केमिकल एनर्जी हो, वो क्या होता है, वो यूजफुल वर्क में काम होता है। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं पंखा चलाने के लिए। ठीक है। तो सम पार्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो ऑब्वियसली जो पंखे के ब्लेड्स है उसको रोटेट करने में हेल्प कर रहा है, तो वो क्या है, वो यूजफुल वर्क हो गया। लेकिन बहुत समय तक अगर हम लोग चलाएंगे पंखे को तो वो उसमें हीटिंग होने लगती है ना। तो जब भी हीट होगी, कोई भी डिवाइसेस में हीट होगी तो उसका उसका डेप्रिशिएशन हो जाएगा, है ना। तो उसकी प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। ठीक है। रेस्ट ऑफ द सोर्स जो है, कुछ तो एनर्जी 99% तो ऑब्वियसली यूजफुल वर्क में होती है, डिपेंडिंग अपॉन द एफिशिएंसी उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का। रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो होती है इज एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। वी ऑफन ऑब्जर्व दिस इन आवर डेली लाइफ। जैसे इलेक्ट्रिक फैन हो गया, बिकम्स वार्म इफ यू कंटिन्यूसली यूज फॉर लॉन्गर टाइम्स। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू अ प्योरली रेसिस्टिव कंडक्टर, the energy of electric current is dissipated entirely in the form of heat। ठीक है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे प्योरली रेसिस्टिव कंडक्टर, मतलब वैसे कंडक्टर से जो पूरा रेसिस्ट करता है, मतलब उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट जो है आराम से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, उसमें हीट जनरेट होगा वो, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को वो फ्लो नहीं करने दे रहा आसानी से, तो वो हीट जनरेट होगा। ठीक है। द हीटिंग ऑफ रेजिस्टर बिकॉज ऑफ द डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉमनली नोन, और इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू ए प्योरली रेसिस्टिव कंडक्टर, ठीक है, जिसका रेसिस्टेंस बहुत हाई है, उसी को हम लोग कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती है और वो हीटिंग होने लगता है डिवाइसेस का। जैसे कि उसका बहुत सारा एप्लीकेशन है ना। जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ठीक है, जो पीली वाली पहले बल्ब आती थी, अब तो एलईडी बल्ब आ गया। तो जब भी हम लोग एलईडी बल्ब को भी या पीली वाली बल्ब जो होती थी उसको भी चलाते थे बहुत समय तक, तो वो भी क्या हो जाता था, बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता था। तो उससे क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी लॉस हो जाता था, और साथ ही साथ में उससे एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत होता था। इसीलिए वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं था, उसमें एनर्जी एफिशिएंसी नहीं था, क्योंकि जितना वो हीट, जितना हमें लाइट एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा तो वो हीट एनर्जी देते रहा था। ठीक है। द फिलामेंट गेट्स हीटेड बिकॉज ऑफ विच इट गिव्स लाइट। तो बल्ब में जो फिलामेंट होती है जो टंगस्टन की बनी होती है वही गेट हीटेड अप, और उसी कारण से लाइट भी होती थी। द हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हैपेंस बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो कॉज क्या है मेनली, ये हीटिंग इफेक्ट का कॉज क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स हीट to overcome the resistance offered by the conductor through which it passes। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट मेनली हीट जनरेट करता है। ठीक है। हायर द रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रिक करंट विल जनरेट हायर अमाउंट ऑफ हीट। ये तो बता दिया कि जितना रेजिस्टेंस होगा, जो कंडक्टर ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो कंडक्टर में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा।
ठीक है। दस जनरेशन ऑफ हीट बाई इलेक्ट्रिक करंट वाइल पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस, ये तो होना ही है, क्योंकि ऐसा तो हम लोग नहीं बना सकते ना ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो कोई भी जीरो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करे, है ना। कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, अगर कुछ रेजिस्टेंस होगा तो ऑब्वियसली हीटिंग भी होगा। तो जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना कम हीटिंग होगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का उतना ज्यादा हीट अप होगा। तो जैसे कि हम लोग बहुत सारे अप्लायंसेस यूज करते हैं डेली लाइफ में, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर, है ना। तो ये सब क्या होता है, वैसे हम लोग मटेरियल्स यूज करते हैं जिनकी हाई रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू होती है कि वो ज्यादा हीट दे, और हीट ही चाहिए आयरनिंग करने के लिए या पानी गर्म करने के लिए या रूम को हीट करने के लिए हम लोग मेनली यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब वेरी वेरी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, मेनली हम लोग मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को उसी को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल एक सर्किट डायग्राम है जिसमें एक सेल है, स्विच की है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, रेजिस्टर्स हैं, वोल्ट मीटर पैरेलली कनेक्टेड है, एमीटर सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो लेट इलेक्ट्रिक करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है आर है, एंड इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी रेजिस्टर से जो हो रहा है वो V है, कैपिटल B है। और चार्ज चार्ज हम लोग ने कैपिटल Q पकड़ा, फ्लोज थ्रू द करंट फॉर द टाइम t सेकेंड्स के लिए, ठीक है। तो हम लोग ने एक पहले ही कंसेप्ट पढ़ा था, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन वर्क डन वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना। तो वर्क डन बाई Q, तो V इज इक्वल टू व्हाट, V इज इक्वल टू W बाई Q, ठीक है, ये तो पढ़ा ही था हम लोग ने। दस वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो दस वर्क डन इन मूविंग ऑफ चार्ज Q ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होगा, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू था, है ना। तो हम लोग W क्या लिख सकते हैं, W को लिख सकते हैं W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ठीक है। वर्क डन क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। अब हम लोग को पता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क को कहते हैं पावर, है ना, पावर कहा जाता है P। तो हम लोग रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या लिख सकते हैं, पावर। तो P को हम लोग क्या लिखेंगे इस इक्वेशन को, तो P को हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स W बाई T, ठीक है। तो W क्या है, W इज V बाई Q, V इंटू Q। तो हम लोग W की जगह रिप्लेस करेंगे तो P क्या हो जाएगा, P विल बी V इंटू Q बाई T, ठीक है। और Q बाई T क्या होता है, Q बाई T इज व्हाट, Q बाई T इज इलेक्ट्रिक करंट, है ना, ये तो इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो हम लोग Q बाई T के जगह में क्या रिप्लेस करेंगे, I रिप्लेस करेंगे, तो V क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू V इंटू I हो जाएगा, है ना, P इज इक्वल टू V इंटू I हो जाएगा। और सिंस द इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड फॉर टाइम, है ना, कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड है, तो हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में, ये सेकंड इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड से T से, है ना। सिंस क्यों, क्योंकि सिंस द इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड फॉर टाइम, कुछ टाइम के लिए तो हो रहा है ना, तो हम लोग बोथ साइड जो है वो T से मल्टीप्लाई करेंगे, तो P इंटू T इज इक्वल टू V इंटू आई बाई T, सॉरी V इंटू आई इंटू T हो जाएगा, ठीक है। T जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, T जो है टाइम डिनोट कर रहा है, कितने टाइम के लिए, है ना, टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है।
और P इंटू टी क्या होता है? तो P इंटू टी होता है पावर इंटू टी, मतलब P इंटू टी इज हीट एनर्जी मेनली, ठीक है, P इज हीट एनर्जी, ठीक है। तो उसको हम लोग H से डिनोट करेंगे, तो P इंटू टी क्या हो जाएगा? H। तो H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग ने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू आई आर, है ना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो V के जगह में हम लोग इस इक्वेशन में, मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन में हम लोग V के जगह आई आर पुट करेंगे वैल्यू, तो H विल बी व्हाट? V के जगह आई आर इंटू आई टी, ठीक है। तो H विल बी व्हाट? आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो यही है हीट एनर्जी जनरेटेड या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है वो क्या शो करता है, स्टेट क्या करता है कि हीट प्रोड्यूस जो होता है एक रेसिस्टर में, जो हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेसिस्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट given in the resistor and is directly proportional to the resistance, ठीक है, directly proportional to the resistance for a given current and directly proportional to the time for which the current is flowing through the resistor, ठीक है। तो हीट एनर्जी जो है, जो भी हीट जनरेट होती है वो तीनों पे डिपेंडेंट है, एक तो इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर पे, फिर रेजिस्टर पे, एंड कितने समय के लिए वो दिया जा रहा है, ठीक है, कितने समय के लिए, टाइम, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये इक्वेशन दे दिया जाए तो आप बाकी सारे वैल्यूज भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ओम्स लॉ, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, वो सब आपको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी जाके ये समझ आएगा, ठीक है। तो जूल्स लॉ बेसिकली यही कहता है, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को जानेंगे हीटिंग इफेक्ट के, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सब क्या है, इसी प्रिंसिपल पे फोकस करता है। वैसे हम लोग मटेरियल्स यूज करते हैं जिसका रेसिस्टेंस जो होता है बहुत हाई होता है, ठीक है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब देख लीजिए, इलेक्ट्रिक बल्ब में अगर गौर से आप देखेंगे, आप तो सारे एलईडी बल्ब आते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे वो पीली वाली बल्ब आती थी, उसमें आपको पता ही है कि उसका जो फिलामेंट होता था, ठीक है। तो वो जो बल्ब पहले बनता था वो दोनों पर्पस के लिए यूज होता था, एक तो हीट एनर्जी भी होती थी, साथ साथ में ऑब्वियसली हीट के कारण लाइट भी आता था, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता था, बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो जाता था, तो वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होता था, इसीलिए एलईडी बल्ब जो है वो लेस एनर्जी कंज्यूम करता है और मोर अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वो एनर्जी एफिशिएंट है, इसीलिए हम लोग ने अब वो वाली बल्ब यूज करना बंद कर दिया। तो जो फिलामेंट होता था इलेक्ट्रिक बल्ब का मेनली, वो वैसे मटेरियल से बनाया जाता था जो जिनकी वो हीट को जनरेट कर पाए। तो फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच हीट जनरेटेड एज पॉसिबल सो दैट इट गेट्स वेरी हॉट एंड एमिट लाइट, है ना। तो बहुत ज्यादा हेड हॉट हो जाता था। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है वो 5 मिनट भी आप चलाएंगे तो वो एकदम रेड हॉट होने लगता है ना। इट मस्ट नॉट मेल्ट, ठीक है। तो वैसा मटेरियल हम लोग यूज करेंगे ना जो मेल्ट ना हो आसानी से हाई टेम्परेचर पे भी, इसीलिए हम लोग यूज करते थे टंगस्टन। टंगस्टन क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट थी 3000 से भी ज्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इतने डिग्री सेल्सियस पे ही वो मेल्ट होगा, ठीक है। तो यूज फॉर मेकिंग द बल्ब फिलामेंट्स, तो रीजन क्या है, क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटिंग सर्किट, ठीक है। तो बल्ब के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है वो भी काफी इनर्ट एनवायरनमेंट होना चाहिए, इसीलिए बल्ब के अंदर जो होता है वो इनएक्टिव एलिमेंट्स या इनएक्टिव गैसेस फिलअप किया जाता है ताकि रिएक्टिव ना हो, क्योंकि अगर टंगस्टन को अगर ऑक्सीजन के साथ में उसका कांटेक्ट होगा तो आसानी से वो रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन होगा तो बल्ब आराम से फट जाएगा, ठीक है, वो ग्लो ही नहीं करेगा।
तो इसीलिए इनर्ट गैसेस भरा जाता था, जैसे कि नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, इस सब से भरा जाता था, ताकि फिलामेंट का जो लाइफ है वो और लंबा चल सके। Most of the power consumed by the filament appears as a heat, but a small part of it is form of light radiated। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक बल्ब में मेनली क्या होता था, मेजरली हीट ही जनरेट होता था। ठीक है, बट अब ये एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, इसीलिए बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, इसीलिए हम लोग ने इसको यूज करना बंद कर दिया। ठीक है, फिर दूसरा है इलेक्ट्रिक फ्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आपने बड़े बड़े अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जहाँ पर ट्रांसफार्मर्स होते हैं वहां पर देखे होंगे कि उसमें इलेक्ट्रिकल फ्यूज होते थे, या पहले के घरों में भी जो पुराने पुराने घर हैं उसमें भी बड़े बड़े स्विचेस होते थे, उसके पास में एक फ्यूज भी होता था, है ना। तो फ्यूज का काम क्या है, तो फ्यूज का काम है इट प्रोटेक्ट द सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो फ्यूज का वही काम है कि अगर बहुत एक्सेस में, अगर किसी कारण बहुत एक्सेस में इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देता है, खुद ब खुद मेल्ट होकर वो ब्रेक कर देता है और इलेक्ट्रिक सर्किट को आगे फ्लो नहीं होने देता, इलेक्ट्रिक करंट को आगे फ्लो नहीं होता है। तो अगर फ्लो नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो आगे के अप्लायंसेस वो बच जाएंगे। तो फ्यूज जो होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है, जो भी डिवाइसेस होते हैं उसको सीरीज में कनेक्टेड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कनेक्शन इलेक्ट्रिक करंट सेम ही रहेगा। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए मेनली इलेक्ट्रिक फ्यूज में होता क्या है, पीस ऑफ वायर होता है जो कि मेटल से भी बन सकता है या फिर एलॉय से भी बन सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, इन सब से बन सकता है। इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज टू द सर्किट, बहुत अमाउंट जितना चाहिए, मान लीजिए 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट चाहिए और उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आ गया, 6 7 आ गया, तो वो ऑब्वियसली अप्लायंसेस को इतना ज्यादा हीट अप कर देगा कि वो ब्लास्ट भी हो सकता है ना। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना इलेक्ट्रिक करंट चाहिए उतना ही होना चाहिए। इसीलिए फ्यूज का काम ही यही है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाना। तो द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर, जो भी एल्यूमिनियम कॉपर का बनता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मेल्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली टूटेगा, ब्रेक हो जाएगा, और वो ब्रेक हो जाएगा तो सर्किट भी ब्रेक हो जाएगा, तो सर्किट जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सर्किट ओपन हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, वो क्योंकि ओपन सर्किट हो गया तो वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा जहां फ्लो होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो जो अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वो उसको प्रोटेक्ट कर लेता, बचा लेता। तो मेनली इसका एडवांटेजियस रोल ही इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है। ठीक है, तो जैसे कि फ्यूज ऑफ 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 10 इस तरह से डोमेस्टिक पर्पस में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फ्यूज का एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ लीजिए, जैसे कि सपोज एक इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो 1000 वाट कंज्यूम करता है एट 220 वोल्ट। ठीक है, 1000 वाट जो है वो पावर है मेनली। ठीक है, पावर को डिनोट करता है, हम अभी आएंगे पावर के बारे में। तो ये इलेक्ट्रिक हीटर 1000 वाट कंज्यूम करता है एट 220 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा उस सर्किट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तो हम लोग ने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में पढ़ा था दैट P इज इक्वल टू V इंटू आई, है ना। तो P इज इक्वल टू V बाई आई, तो I विल बी व्हाट, I विल बी P बाई V, है ना, P बाई V। तो P कितना दिया हुआ है, 1000 इलेक्ट्रिक हीटर के लिए, और V कितना है, तो 220 वोल्ट। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4.5 एम्पियर आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम लोग जो फ्यूज यूज करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक हीटर के लिए करंट कितना होगा, तो 4.5 एम्पियर, बहुत एनफ है। तो जो इन दिस केस हम लोग 5 एम्पियर शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, तो हम लोग 5 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे जो कि वो उसको इलेक्ट्रिक हीटर को प्रोटेक्ट करके रखेगा। ठीक है, और अगर 5 एम्पियर से भी अगर इलेक्ट्रिक ज्यादा करंट आ गया तो ऑब्वियसली ये फ्यूज भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो हाई वोल्टेज को, मतलब इलेक्ट्रिक हीटर को हम लोग बचा लेंगे। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली पावर होता क्या है, इलेक्ट्रिक पावर मेनली। ठीक है, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, ये तो पता ही है,
rate of doing work is power, और the power P is given by P is equal to VI, V into I, ये हम लोग ने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में पढ़ा था। तो V की जगह हम लोग ने ओम्स लॉ लगाया, V is equal to IR, तो V की जगह हम लोग IR यूज करेंगे, ठीक है। तो P will be I square R, है ना, I square R हो जाएगा, या फिर उसको हम लोग V square by R भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, P जो है वो I square R भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग V square by R भी लिख सकते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर का, ऐसा यूनिट जो होता है वॉट होता है, ठीक है। तो जब भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदेंगे उसमें देखिएगा वॉट लिखा होता है, कि अगर आप बल्ब खरीद रहे हैं सपोज 10 वॉट का, 9 वॉट का, 15 वॉट, 20 वॉट्स, ठीक है, तो वो पावर कितना कंज्यूम करता है, ठीक है। वोल्ट जो हम लोग नॉर्मली डोमेस्टिक पर्पस में यूज करते हैं वो नॉर्मली 220 वोल्ट ही होता है मेनली, ठीक है। तो इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt। तो ऐसा यूनिट तो पता है इलेक्ट्रिक पावर हो गया वॉट, जो कैपिटल लेटर W से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो 1 वॉट अगर डिफाइन करने दे दिया जाए 1 वॉट का मतलब क्या, तो when the power consumed by a device that carries 1 ampere current, जब 1 एम्पेयर करंट कैरी कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, ठीक है। तो P इज इक्वल टू V इंटू वाई, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है एंड एम्पियर, या मतलब इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर का है, तब हम लोग कहेंगे 1 वॉट पावर, ठीक है। तो ये डिफाइन करने भी बहुत बार दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब यूनिट क्या होता है, तो यूनिट वॉट इज वेरी स्मॉल, जो 1 वॉट होता है ना वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर होता है। तो देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज मच लार्जर यूनिट, है ना। तो किलोवाट हम लोग यूज करते हैं मेनली, ठीक है। तो किलोवाट क्या होता है, 1 किलोवाट मतलब 1 किलोवाट इज 1000 वाट, ठीक है। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हम लोग पढ़ा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो पावर इनटू टाइम, ये हम लोग ने जूल्स लॉ में पढ़ा ही था। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देयरफॉर वॉट आवर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिकल एच विल बी पावर का है, पावर इज व्हाट एंड टाइम इज आवर, तो टाइम जो है आवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर 1 वॉट आवर क्या होता है, तो 1 वॉट आवर वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 किलो वॉट आवर क्या होगा, तो इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन व्हाट 1 वॉट पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। तो 1 वॉट पावर मतलब 1 वॉट पावर जो है 1 आवर वॉट आवर क्या होगा, तो जब एनर्जी कंज्यूम्ड जो है 1 एनर्जी कंज्यूम्ड जो है वो 1 वॉट है, और कितने समय के लिए, तो 1 आवर के लिए, ठीक है। तब हम उसको बोलेंगे 1 वॉट आवर। तो द कमर्शियल यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वॉट आवर, ठीक है। तो जो कमर्शियल यूज किया जाता है कमर्शियली उसको हम लोग किलो वॉट आवर कहते हैं, और 1 किलो वॉट आवर को ही हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है या 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, कि 1 यूनिट का मतलब है 1 किलो वॉट आवर, ठीक है। तो 1 किलो वॉट आवर में कितने जूल्स होते हैं, तो ये भी बहुत बार दिया जाता है। तो 1 किलो वॉट का मतलब क्या होता है, 1 किलो वॉट मीन्स 1000 वॉट, और आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 60 इंटू 60 सेकेंड करेंगे तो 3600 सेकेंड्स आएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकेंड, ठीक है। या फिर वॉट सेकेंड को ही हम लोग बोलेंगे जूल, ठीक है। तो 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल, ठीक है। तो ये है हमारा 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा वीडियो। यही लास्ट पार्ट था पावर, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग
ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम लोग इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे डिटेल में, और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा या डाउट है या कोई सजेशंस हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा तो, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन पाने नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।